Okay, so good evening and welcome to the first lecture of linear equations in two variable. That is a new chapter. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें हम इक्वेशन से डील करेंगे और एक स्पेसिफिक इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशन और ग्राफ से डील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर है, तो हम सारे क्वेश्चंस को ग्राफ के बेसिस पे मतलब सारे क्वेश्चंस का ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट वी विल अंडरस्टैंड हाउ अ ग्राफ इज मेड ताकि उस बेसिस पे आप दूसरे ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ग्राफ के हर क्वेश्चन को नहीं लेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए फिर क्योंकि ग्राफ जब मैं बनवाता हूं तो साथ में आपको बनाना पड़ेगा। तो जब भी ये चैप्टर, क्योंकि हो सकता है आज या तो कल नहीं, आज तो ये मैथ्स का लास्ट डे है, संडे में एक्स्ट्रा क्लास होगी। मैंने ऑलरेडी जो मंडे वाली क्लास है वो संडे में होगी बेसिकली, और जो संडे का टेस्ट है वो मंडे में होगा। इस वीक के लिए चेंज है, ये ऑलरेडी बताया गया था। ठीक है, और मैंने अपडेट भी किया था शेड्यूल। तो जो नेक्स्ट मैथ की क्लास होगी तो उसमें हो सकता है ग्राफ का टर्न आए। तो जब भी ये क्लास करना है तो ग्राफ के साथ लेके बैठना है क्योंकि साथ में ही ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर उसको सबमिट करेंगे। तो एक हम क्वेश्चन करेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ताकि वो समझ में आ जाए, और फिर उसके बाद उस बेसिस पे आप करें। डाउट आए तो डाउट आवर्स में उसको क्लियर करें और फिर सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने अपने लोअर क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, याद है कुछ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आजकल 8 में वही यही चैप्टर चल रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, कुछ याद है? ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल की, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो टर्म्स के बने होते हैं। फिर हमने स्टडी किया किसको? पॉलिनोमियल्स को। मींस पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which variables has power a whole number, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। वो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पास पावर होल नंबर हो, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 5x + 3y, तो ये एक पॉलिनोमियल मींस क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल x है इसके पास भी पावर एक होल नंबर है, और इसके पास जो वेरिएबल y है इसके पास भी पावर होल नंबर है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? कैसा पॉलिनोमियल है? क्योंकि जो वेरिएबल है उसके पास पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल होता है उसका जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल लीनियर है अगर डिग्री 1 है। अभी हम एग्जांपल भी देंगे। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, जो आप सब पढ़ोगे 10th में, जिसकी डिग्री 2 होती है। पॉलिनोमियल क्यूबिक है जिसकी डिग्री 3 होती है। कितने टर्म से इससे कोई मतलब नहीं है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, इससे कोई मतलब नहीं। हाईएस्ट पावर देखते, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 5x² + 3x, तो देखो ये एक पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल। क्यों वेरिएबल वन है? अब आप कहोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, वन वेरिएबल का है। हमें पावर नहीं देखना, हमें ये देखना है कि यहां भी वेरिएबल एक्स है, यहां भी वेरिएबल एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है? टू। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे -3x + 5। क्या लिखा? -3x + 5। ये भी क्या है? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। यस, वन वेरिएबल। अब आप देखो कि यहां पे एक वेरिएबल x है और पूरे पॉलिनोमियल में इसके पास पावर वन, वन हाईएस्ट पावर है। इस वजह से ये क्या पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लीनियर मतलब जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल में वन है, वन हाईएस्ट पावर है पूरे में, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको हमने पकड़ लिया, यह लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा यहां पे 3x + 5y। तो यहां पे देखो दो वेरिएबल्स हैं, x का भी हाईएस्ट पावर वन है, y का भी हाईएस्ट पावर वन है। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्यों लीनियर है? ठीक है, अब इन पॉलिनोमियल्स को अगर तुम इक्वेट करके लिख दोगे किसी फिगर से, तो ये अब क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ गई? अगर आप तुमने 3x + 5y को इक्वेट करके लिख दिया, यू यूज इक्वल साइन एंड मेड एन इक्वेशन, now it will be now called as linear equation in two variables। तो ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, क्योंकि 8th क्लास में आपने इसको स्टडी किया था, याद आ रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th क्लास में अब आप ये स्टडी करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस एन इक्वेशन which is having two variable and having degree 1। तो ये लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो भी लीनियर आएगा, मतलब अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही? यानी जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, वो मैटर नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में, और ये लीनियर इक्वेशंस हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देंगे, अ लीनियर ग्राफ देंगे। अच्छा, ऑनेस्टली बताना, इस चैप्टर का ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, ना मैं चाह रहा हूं,
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ये जो चीज मैंने आज बताई है कि हाउ इट इज कनेक्टेड फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर में क्या आप पढ़ने वाले हो, क्या ये कनेक्शन पहले बिल्डअप था? Honestly, if you want, you can use audio. क्योंकि जनरली नहीं होता है, मैं हर साल पूछता हूं ये बच्चों से, क्योंकि उस बेसिस पे मैं एनालिसिस करता हूं स्कूल 10 साल में कहां पहुंचा है, स्कूल की पढ़ाई और सारी चीजें। अच्छा, अभी तक स्कूल में नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, जब पढ़ना तो मुझे अपडेट करना, ठीक है? क्योंकि हम पढ़ते तो आगे जाते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है वो बिल्डअप नहीं होता। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। So that's why what Edmund Halley said, the principal use of the analytic art is to bring mathematical problems to equations and to exhibit those equations in the most simple terms that can be. एनालिटिक किसको कहते हैं? जहां पे आप कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ नाप तोल करते हैं कुछ। तो अगर आप ये करना चाह रहे हो तो आप उनको इक्वेशंस के फॉर्म में ले आओ और उन इक्वेशंस को सिंपल टर्म्स में एग्जिबिट करो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? वो आसान हो जाएगा। आप इन इक्वेशंस को अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, अभी उसी को आपको लाइफ से कनेक्ट करेगा। एक पेंसिल है वो एक्स रुपीज की है, वो इतने रुपीज की है, रबल इतने रुपीज का है, 5 पेंसिल खरीदी, ये इतना खरीदा, तो बताओ। तो बेसिकली आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे हो अपने दिमाग में, बेसिकली वो इक्वेशंस बना रहे हो। बात समझ में आ रही? इसीलिए हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशंस बेसिकली क्या है? जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में चल रही है, आप उसको नंबर्स और सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट? फॉर एग्जांपल 100। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब ये x और y कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है ना। अब ये हो सकता है ये एक पेंसिल हो और ये एक रबर हो। तो मैंने 5 पेंसिल और 3 रबर खरीदा। एक पेन मान लो 10 रुपए का, मान लो, मतलब एक इक्वेशन बना, रियली मैं यहां पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, और ये 3 रुपए का है। तो आप करते हो ना भाई, दुकान वाला क्या करता है? भाई आपने एक पेन खरीदा, इसकी कॉस्ट है 10 रुपए, और आपने एक रबर खरीदा, इसकी कॉस्ट है 3 रुपए। आपने 5 पेन्स खरीदे और 6 रबर खरीदा, तो दुकान वाला क्या करता है? 50 और ये 18, भाई 68 रुपए दे दो। करता है कि नहीं करता है? तो जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? इसी को हम एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एन इक्वेशन। द इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। इट्स नॉट ओनली मैथ्स। अब से बुक नहीं है, हम तो मैथ्स से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम डेली बेसिस पे कितना मैथ्स करते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, so they have given you the examples, all of like that, linear equation, two variables and all. Now coming to example one, अब उन्होंने एंड यहीं पे किया, एक जनरल इक्वेशन बनाई, मीन्स ax plus by plus c is equal to what? 0. This is a general representation of a linear equation in two variables. जहां पे a क्या है कोफिशिएंट, b क्या है कोफिशिएंट, c क्या है कोफिशिएंट, x और y क्या है वेरिएबल्स। और ये नहीं कि सारे लीनियर इक्वेशन
या कोई भी इक्वेशन वेरिएबल में जब हम यूज करते हैं तो सिर्फ एक्स वाई होता है, नहीं, आप ए भी यूज कर लो, एम एन यूज कर लो, कुछ भी यूज कर, प्रोवाइडेड कि आपको पता होना चाहिए कि आप वेरिएबल क्या यूज कर। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन दिस फॉर्म। अब कह रहा है कि जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। क्यों? क्योंकि टेंथ में, मैं आपको यहां बताता चलूं, टेंथ क्लास में आप पढ़ोगे इसी पे बेस्ड चैप्टर, वो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब मैं रहा तो ठीक है, या आप मतलब जहां भी आप पढ़े तो ये चैप्टर पढ़ोगे, और ये जो यहां पे सीख रहे हो ये आप देखोगे वहां पे जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ऑल ये सारी चीजें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब सारा सब कुछ सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको देखोगे, अच्छा ये नाइन्थ से कनेक्टेड था जो वहां बताया जा रहा है, क्योंकि नाइन्थ को इतनी ध्यान से नहीं पढ़ा। तो जो अभी हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये, वही वो कह रहा है कि कन्वर्ट करो, क्योंकि बेटा आपको टेंथ क्लास में, मतलब ये बुक आपसे कह रही है कि टेंथ क्लास में बेटा यही आप करोगे, इसी फॉर्म में करोगे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, तो सीख लो यहाँ नाइन्थ क्लास। तो यहाँ पे सिंपल आपको कह रहा है कि तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इधर करोगे तो ये आ जाएगा -4.37 इज इक्वल टू 0। देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आगे क्या बोल रहा है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। so what the values you will get now, a is having value +2, b is having what 3, and c is having what -4.37। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, x-4 इज इक्वल टू √3y। अब देखो इस फॉर्म में करना है, मतलब जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं वो शुरू में होने चाहिए, तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये आ जाएगा तो हम इसको रख देंगे के बराबर में, और -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कर दिया। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे आप प्लस प्लस बोल रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस साइन। तो देखो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, यस और नो? हाँ भाई, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पे हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से अब यहां पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है, 1 है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। 5x माइनस 3y। ठीक है, अब देखो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0, 4 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4, या फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा।
तो यहां पे आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी +5, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ठीक है, चलो जरा 4 को ट्राई करो, क्या होगा 2x इज इक्वल टू वाई। पॉसिबल हो तो चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। मैं कह रहा हूं 2x इज इक्वल टू वाई को अब आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, यस जुवेरिया, y के आगे 0 क्यों नहीं लगा दिया? y के आगे 0 क्यों लगा दिया? अगर y के आगे 0 लगा दिया तब तो वो 0 हो जाएगा, y तो एग्जिस्ट कर रहा है। 0 कोफिशिएंट तब रखेंगे ना जब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। हाँ तो b तो कोफिशिएंट है, तो y के पास तो कोफिशिएंट है ना 1। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 2x माइनस वाई, क्योंकि c भी रिप्रेजेंट करना है तो +0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई बात नहीं, मिस्टेक्स, ह्यूमन मेक मिस्टेक्स। ओके, तो यहां पे क्या बात, यहां पे देखो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया ax प्लस बी। तो अब देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, गॉट इट। तो यहां पे आपको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख पाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे, क्या बोल रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब ये कह रहा है कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो, लिखना है। अब यहां पे कह रहा है कि इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -5, एक इक्वेशन है। अच्छा ये एक इक्वेशन है या नहीं है, पहले तो ये क्लियर करो। x इज इक्वल टू -5, हाँ भाई x इज इक्वल टू -5 इक्वेशन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। देखो x खुद एक टर्म है और एक पॉलिनोमियल है, -5 खुद एक टर्म एक पॉलिनोमियल। इवन आपने 1 लिख दिया ना, तो ये एक टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां पे इक्वल साइन यूज हो रहा है x इक्वल टू 5। अच्छा कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। वही तो करना है, वही वही तो चैलेंज है। अब ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। तो यहां पे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल्स में लिखो। अब जैसे ही आप सेकंड वेरिएबल लगाओगे तो ये चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? भाई वेरिएबल एक है ही नहीं और वेरिएबल लगाने को बोल रहा है, वो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल लगाओ चेंज ना हो। तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको आपको टू वेरिएबल्स में चेंज करना है, वेरिएबल लगाना है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस वेरिएबल के साथ हम जीरो कोफिशिएंट लगाते हैं, जो काम आपने इससे पहले किया था। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दूसरा वेरिएबल लगाना है, y लगा दें, a लगा दें, b लगा दें, c लगा दें, z लगा दें, कुछ लगा दें। तो हम वो वेरिएबल लगाएंगे लेकिन उसके साथ कोफिशिएंट 0 लगा दें। इससे क्या होगा कि अब देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं आया। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर कर सकते हो? अच्छा, कोई डाउट नहीं। चलो, y इज इक्वल टू 2 मैंने आपको दिया। चलो अब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो, राइट इन द चैट बॉक्स। जीरो एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, यस वेरिया। हमें सेकेंड वेरिएबल ऐड करना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जीरो एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। थर्ड बोल रहा है टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। यहां पे क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस जीरो वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये बोल रहा है फोर, दैट इज फाइव वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो अब यहां पे y है, कोई भी वेरिएबल लगा दो, 5y हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो वेरिएबल आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि y है तो जनरली हम उसके साथ x को एसोसिएट करते हैं। तो 5y है, तो क्या हो जाएगा 0x, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0x प्लस 5y माइनस टू इज इक्वल टू 0। ओके, चल अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज 4.1 में क्या बोल रहा है, अब आपको कनेक्ट कर रहा है। देखो कि कैसे इक्वेशंस आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को इक्वेशन बनाओ कि, क्योंकि आपने कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े यूनिवर्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं कि यूनिवर्स में ये है, ब्लैक होल है, फलाए दिमाग है, क्या डायमेंशन, मतलब जो भी एक प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं इसको। इतनी बड़ी बड़ी जो मिस्ट्री यूनिवर्स की निकाली है, किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं? they form they solve in the form of इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फिजिक्स के इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व। ठीक है, के ऊपर बहुत सारी मूवीज हैं, मतलब आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के उसमें देखें, बहुत सारी मूवीज, अभी नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, आर्यभट्टा के ऊपर है और ऐसे ही मैं ट्रेलर देख रहा था, मतलब तो उसमें आप देखेंगे
उसमें जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, मैथमेटिक्स में तो जाहिर सी बात है इक्वेशंस होंगी, लेकिन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स इक्वेशन से सॉल्व की जा रही, यूनिवर्स की मिस्ट्री इक्वेशन से रिजॉल्व की जा रही। ठीक है, तो इसीलिए कनेक्ट कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। मतलब अगर पेन 10 रुपए की तो नोटबुक 20 रुपए की, पेन अगर 5 रुपए की तो नोटबुक 10 रुपए की। तो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब देखो, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लो 2x+3y, तो वेरिएबल का क्या रोल है यहां पे, कुछ आपको पता है वेरिएबल का क्या रोल है? वेरिएबल वेरिएबल क्यों है भाई? यहां पे ये कोफिशिएंट है या इसका कांस्टेंट है, और यहां पे ये वेरिएबल है, तो x को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं हम? 2 को वेरिएबल क्यों नहीं कह रहे? हम 3 को वेरिएबल क्यों नहीं कह रहे? हम -3 को वेरिएबल क्यों नहीं कह रहे? हाँ भाई, यस जुवेरिया। यहां पे हम 2 को वेरिएबल बोल रहे हैं? नहीं, हम x को वेरिएबल कह रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूं, x क्यों वेरिएबल है? x को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, 2 को वेरिएबल क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज इट्स अननोन, यस। क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी करेगी, x कुछ भी हो सकता है, 1 -1 2 3 4 एनीथिंग एल्स। तो इसीलिए जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो अननोन है, बात समझ में आ रही है, जो हमें निकालना है, जिसको सॉर्ट आउट करना है, उसको हम क्या सपोज करते हैं? वेरिएबल। तो यहां पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या आपको पता है कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? क्या आपको पता है पेन की कॉस्ट कितनी है? क्या इक्वेशन या क्वेश्चन में बोल रहा है? क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है? नहीं बोल रहा। तो जब नहीं बोल रहा है तो हम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ₹X। हमने कुछ मान लिया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो, अब सिचुएशंस इक्वेशंस देती हैं, और सिचुएशंस में जो वर्ड है उसी को हम सिंबल में चेंज करके इक्वेशन बनाते हैं। ये यहां सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे वर्ड प्रॉब्लम्स जब 10 तक हम करेंगे तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिचुएशंस इक्वेशंस देती हैं, और इसके जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो सिंबल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। कैसे? देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, x, उसको लिखा, इज मींस इज इक्वल टू, ट्वाइस मींस टू टाइम्स, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, थ्री टाइम्स मतलब थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स, तो ट्वाइस मींस टू टाइम्स, मींस मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मींस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, so it is equal to x is equal to 2y.
दिस विल गिव यू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्रॉब्लम थी उसको हमने एक इक्वेशन में देखो कन्वर्ट कर दिया, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो जो सिचुएशंस में वर्ड्स होते हैं ना उसको हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इज आ गया, विल गिव, विल प्रोड्यूस, तो वहां पे हम इक्वल साइन का यूज करते हैं। ट्वाइस, थ्राइस, मतलब वहां पे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। अगो मतलब माइनस, हेंस मींस प्लस। बात समझ में आ रही है? 4 years later मींस 4 साल बाद, तो 4 साल ऐड करना है। तो कैसे देखो हम सिचुएशन को, एक स्टेटमेंट को हमने एक छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट इसमें? आगे क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। ठीक है, तो चलो तो करते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 एंड पार। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 9.35 बार। कमिंग टू सेकेंड, ठीक है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये तो पहले ही से नहीं, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। यहां पे देखो ये फ्रैक्शन में है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा 50। अब 5 इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो अब आ गया 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हेयर a is equal to 5, b is equal to minus 1, c is equal to minus 50। ठीक है, now coming to the third one, that is minus 2x plus 3y is equal to 6। तो क्या हो जाएगा? minus 2x plus 3y, 6 will be transferred। तो here a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। ठीक है, फोर्थ, x is equal to 3y। That means x minus 3y plus 0 is equal to 0। So here a will be equal to 1, b will be equal to -3 and c will be equal to 0। ठीक है, next fifth part, 2x is equal to -5y। So this will give you 2x, it will transpose, ये इधर आ जाएगा, plus 0 is equal to 0। So here a will be equal to 2, b will be equal to 5 and c will be equal to 0। Coming to the sixth one, 3x plus 2 is equal to 0। देखो यहां पे क्या हो जाएगा? 3x plus 2 plus 0 is equal to 0, क्योंकि हमें इंडिकेट करना है ना ax plus by plus c के फॉर्म में। तो here a will be equal to 3, b will be equal to 2 and c will be equal to 0।
ठीक है। 7 क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y, so we'll take 0x plus y minus 2 is equal to 0. So here a will be equal to 0, b will be equal to 1 and c will be equal to minus 2. ठीक है। Now coming to the next one, that is the 8th, 5 is equal to 2x. चलो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। 5 is equal to 2x. Okay, means minus 2x plus 0y plus 5 is equal to 0. Yes, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों आ सकते हैं। तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, तो सिंपल। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन क्या होता है। जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी जब आप एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो कहलाता है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर यहां पे x की वैल्यू, जैसे इन्होंने यहां पे 3 पुट की है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या पुट की है, दैट इज 12। सॉरी, y की वैल्यू क्या पुट की है 2। तो 2 3 मींस, जैसे यहां पे इक्वेशन है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है। यानी x की कोई वैल्यू है, y की वैल्यू है जो यहां पे सेटिस्फाई कर रही है, जो फाइनल आंसर 12 दे रही है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां x की वैल्यू 3 आ रही, कैसे करेंगे वो सब देखेंगे। और y की वैल्यू आप 2 रखो, x की वैल्यू आपने 3 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी, कैलकुलेट किया, ये 12 दे रहा है। तो यहां जो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। सो इन शॉर्ट, जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है इक्वेशन में, जो वैल्यू निकल के आती है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसे नहीं कुछ भी रख दिया आगे, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब a linear equation in two variable has infinitely many solutions। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 या 10 कर लें, तो इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
ठीक है, मींस एक्स और वाई के वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपको यहां पे जब आप रखोगे तो ये 10 देगा। ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू आपने 0 रखी, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो देखिए हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आई, 10/3। और ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान लीजिए आपने x की वैल्यू 1 रख दी, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। आ गई दूसरी वैल्यू। और अब इन x और y को तुम जब पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस x और y को जब पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन के इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब वो हम निकालते कैसे हैं, वो ये एग्जाम्पल 3 कह रहा है, जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे ये करके बताया है। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल 3 से क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम वैल्यूज एक वेरिएबल की सपोज करते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 0, कोई सी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यूज वो सपोज करते हैं जिससे हमारा सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो ग्राफ बनाना ही इंपॉसिबल हो जाए। ठीक है, डेसिमल फिगर ऐसे आए जो कि हम ग्राफ में ड्रॉ कर सके, होल नंबर आए, इंटीजर्स आए, तो हम सब ड्रॉ कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 0 लिया, तो अब देखो जैसे ही x की वैल्यू आपने 0 लिया, इस 0 वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या आया, 2y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3। तो यहां पे y की वैल्यू हम ले आए 3। तो ये जो है एक सोल्यूशन, सेट ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ दोनों में से किसी वेरिएबल की एक वैल्यू सपोज कर लो, वो रख के दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये इसका एक सोल्यूशन कहलाएगा। सेकेंड, मान लीजिए मैंने कहा मैंने y को 1 माना, अब आप कहोगे x, हमने y को x 1 माना, लेकिन जब आप लिखोगे, याद रखना, जब सेट ऑफ सॉल्यूशन जब आप लिखें, तो देखो जब इस फॉर्म में लिखें तो कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो x की वैल्यू पहले लिखना, y की वैल्यू बाद में लिखना है। बात समझ में आ रही है। यहां पे तो आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 सपोज किया, तो जब y इज इक्वल टू 1 सपोज किया, तो अब y की जगह हमने क्या रखा, 1 इज इक्वल टू 6। तो देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये एक सेकंड सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह थर्ड, ठीक है, मैंने x को -1 सपोज कर लिया। जैसे ही x को -1 सपोज किया तो मैंने -1 रखा, उस इक्वेशन में ही रखना होता है जहां x है। 2y इज इक्वल टू 6, तो यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -1, इधर जाएगा +7, मतलब +7 देगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। ठीक है, तो चलो मुझे एक फोर्थ सेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिखाओ। इस तरह से हम इनफाइनाइट सेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फोर्थ सेट कैलकुलेट करके मुझे अभी टेलीग्राम कीजिए।
क्वेश्चन यही तो है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 का फोर्थ सेट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। मैंने पहले निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा सेट निकालिए। हाँ बताइए। ओहो, चलिए चलिए, कम से कम कैलकुलेट करके वैल्यूज बताइए, वो वैल्यूज मैं पुट करूंगा, सेटिस्फाई होगी तो करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं देखना चाह रहा था ना कैसे, क्योंकि देखो जब हम वैसे भी सोल्यूशन जब बनाएंगे करेंगे तो इस फॉर्म में ही आपको करना पड़ेगा, मतलब करना, प्रेजेंटेशन यही रहेगा, ग्राफ बनाएंगे तब भी प्रेजेंटेशन यही रहेगा। यस जुबैरिया, आर यू डूइंग? ओके, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 11 इक्वेशन नहीं नहीं बनानी है। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन तो पहले ही है, इसके सोल्यूशन निकालने, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, आपने नई इक्वेशन बना दी। हम इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल लें, हम इक्वेशंस। यस जुबैरिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल है इक्वेशन। अरे तो भेजेंगी तभी तो मुझे पता चलेगा आप कर क्या रही हैं। यहां पे एक इक्वेशन दी हुई है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन मतलब उसके x और y की वैल्यू निकालना। तो मैंने कहा कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती है लीनियर इक्वेशंस, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, कहा आप x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5 बाई 2 आ रहा है, ओके चेक करेंगे इसको अभी। तो अब उसमें करते क्या है, अब आप उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज कर लीजिए, स्टार्टिंग वहां से होती है। तो मैंने ही पहला किया, इसमें x की वैल्यू मैंने 0 सपोज किया। जब मैंने 0 सपोज किया, इस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखा और फिर y की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये जो y की वैल्यू निकल के आई है, तो x0 y3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरी बार मैंने y को 1 सपोज किया, y को जब 1 सपोज किया, इक्वेशन में y की जगह 1 रखा, x की वैल्यू 4 कैलकुलेट की। तो ये जो x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, इज अनदर सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
आप समझ में आ रहा है जुबेरिया? तो इस तरह से हम सपोज करके एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो सेट ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पे एक सेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 3, दूसरा सेट ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा 4 एंड 1। जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है, वाई की वैल्यू बाद में, इसीलिए मैंने 4 पहले लिखा। थर्ड सेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा -1 7/2। अभी काब ने लिखा है x इक्वल टू 1, तो चलिए x की वैल्यू 1 सपोज करते हैं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 सपोज किया, इस 1 को मैंने इक्वेशन में रखा, तो 2y इज इक्वल टू, अब 1 इधर आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 5/2। काब एकदम 100% आपका करेक्ट है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो ये चौथा सेट ऑफ सोल्यूशन हो गया 1 5/2। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप दोनों में से आप x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू निकालो। तो ये जो कॉम्बिनेशंस आएंगे ये सब इस इक्वेशन के, और इसी तरह और भी जो इक्वेशंस होंगी उसके वो क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज असाइनमेंट जाएगा, उस असाइनमेंट को कीजिएगा और प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट का मकसद यह है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, कितना समझ में आया, मुझे इवैल्यूएशन करने में आसानी हो जाती। बाकी इसके बाद तो जो कुछ है वो आपको रिवीजन करते रहना है, और आप रिवीजन में रहो, इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। कल साइंस का है और कल थर्सडे है। कल भी टाइमिंग वही रहेगी, दैट इज 7 to 8। फ्राइडे सैटरडे की टाइमिंग्स क्या है ये आपको पता है। और इस संडे, सिर्फ इस संडे मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी। टाइमिंग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया अनाउंसमेंट में, उसको देख लीजिएगा। वो टाइमिंग इंडिया के हिसाब से है। और जो संडे में टेस्ट होगा वो मंडे में होगा। ये ऑलरेडी पिछले दिनों में मैंने शेयर किया था कि इस वीक शेड्यूल चेंज रहेगा, और मैंने वो अपडेटेड शेड्यूल मैंने पीडीएफ शेयर भी किया था। ठीक है, तो मंडे में, कमिंग मंडे टेस्ट होगा। हालांकि टेस्ट का डे संडे होता है, 7 to 7:30 होता है। 7:30 डीसीडीएस टाइम रखा गया है, लेकिन इस वीक थोड़ा चेंज है। संडे में आपकी क्लास है, टाइमिंग शेयर हो चुका है, और मंडे में आपका टेस्ट होगा शाम में 7 to 7:30। ठीक है, चलो ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।